So, welcome all of you. This is your part first of law of variable proportion and cost function lecture. Today we discuss about what is law of variable proportion, what is isoquant. हमने कल देख लिया था आइसोकॉस्ट, कॉस्ट मिनिमाइजेशन कहाँ पर होता है, और भी जितने भी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे. गॉट इट. तो हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे. उससे पहले जो आपका टेस्ट सीरीज वन, आपका जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, उसका डिस्कशन जो है इस क्लास के बाद उस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होगा, डिस्कशन लेक्चर. गॉट इट. तो हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपका फर्स्ट टेस्ट सीरीज हो चुका है उसके ऊपर. तो आप जरूर देखिए. तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था, प्रोडक्शन फंक्शन की बात की है. प्रोडक्शन फंक्शन, 2 दिन से प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर बात हो रही है ना, अलग अलग चीजें. अब प्रोडक्शन फंक्शन कहते किसको है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन इनपुट और आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बीच का, वो प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं. राइट. और प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू एफ एल के. दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन फंक्शन. अगर हम सिर्फ 2 ही इनपुट ले रहे हैं, दैट इज लेबर एंड कैपिटल. तो ओके. अब अगर आपसे एवरेज प्रोडक्ट की बात करें, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है. जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें अगर लेबर की बात करते हैं, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो लेबर से हम डिवाइड कर देंगे. अगर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो हम कैपिटल से डिवाइड कर देंगे. गॉट इट. अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट है, दैट इज आपका टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ, एक यूनिट लेबर चेंज होने के कारण टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ. ठीक है. उसी तरीके से यहाँ पर क्यू को हम टोटल प्रोडक्ट लिख सकते. तो टोटल प्रोडक्ट में अगर लेबर से डिवाइड करें, एवरेज प्रोडक्ट देगा. मार्जिनल प्रोडक्ट की अगर बात आता है तो हमेशा मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज. चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन. तो हम टोटल प्रोडक्ट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे लेबर के रिस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है. तो टोटल, ये सब डेफिनेशन भी वन लाइनर जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, 3-4 ऑप्शन देंगे, उसमें से विच वन इज करेक्ट. गेटिंग. तो इस तरीके से, तो एवरेज प्रोडक्ट किसे, टोटल प्रोडक्ट बाई लेबर. मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाई चेंज इन लेबर. एक यूनिट लेबर चेंज होने के कारण कितना टोटल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. अब देखिए प्रोडक्शन फंक्शन की अगर बात करते हैं ना, तो हम जानते हैं कि अलग डिफरेंट इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन ये रिप्रेजेंट करता है. राइट. अब देखिए कुछ इनपुट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, कुछ इनपुट शॉर्ट रन क्या होते हैं, शॉर्ट रन के अंदर फिक्स होते हैं, और कुछ इनपुट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं लॉन्ग रन के अंदर. गेटिंग. हम प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या पढ़े कि भैया ये हमारा डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है इनपुट और आउटपुट का. बट इनपुट जो है शॉर्ट रन के अंदर फिक्स होते हैं कुछ, और लॉन्ग रन के अंदर फ्लेक्सिबल होते हैं. तो यहां पर से 2 केस अराइज हो जाता है, दैट इज शॉर्ट रन लॉ, शॉर्ट रन लॉ, और दूसरा आपका लॉन्ग रन लॉ, लॉन्ग रन लॉ. ठीक है. शॉर्ट रन लॉ का मतलब क्या होगा कि एक फैक्टर आपका जो है वो वेरिएबल होगा, और एक फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट हो, एंड अदर आर फिक्स्ड. ठीक है. लाइक यहाँ पर अगर लेबर है तो वो वेरिएबल है, लेकिन कैपिटल को हम फिक्स्ड रखेंगे. दैट इज शॉर्ट रन. ठीक है. शॉर्ट रन के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते हैं. लॉन्ग रन की अगर बात करते हैं तो ऑल कैपिटल, ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर आर वेरिएबल. तो लॉन्ग रन के अंदर सभी फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल. तो देखिए शॉर्ट रन के अंदर जो रिलेशन दिया गया कि कहां पर आपका ऑप्टिमम, कहां पे प्रोडक्शन होना चाहिए, उस चीज को किसके द्वारा दिया गया, उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ओके. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, शॉर्ट रन लॉ.
गेटिंग, जिसके अंदर एक फैक्टर फिक्स्ड है और और बाकी एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सब फिक्स्ड है। और लॉन्ग रन लॉ, जहां पर सारा फैक्टर वेरिएबल है, उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो ये दो लॉ दिया गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि शॉर्ट रन लॉ है। अब कहां पर आपका ऑप्टिमम होगा, जहां पर आपका कंपनी प्रोडक्शन करेगा, वो हमारा देखेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करूं, तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब कितना आपका, अगर आप इनपुट आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट कितना इंक्रीज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। इनपुट इंक्रीज करने से हमारा आउटपुट कितना इंक्रीज हो रहा है, और इसका जो कर्व आपका बनेगा, कर्व कैसा रहेगा आपका? कुछ कुछ इस शेप का रहेगा, ठीक है। थोड़ा, ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व, ठीक है। अब क्यों है नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन आगे आपको मिल जाएगा, जब हम एवरेज एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट तीनों के एक साथ लेकर के हम आपको बताएंगे, तब आप समझ पाएंगे क्यों ऐसा है ऐसे, ठीक है। अभी क्या है कि टोटल प्रोडक्ट एक टाइम तक इनपुट और आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट आफ्टर सम टाइम इनपुट जो है वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा और आउटपुट जो है उतना तेजी से इंक्रीज नहीं होगा, तो टोटल प्रोडक्ट वो है वो डिमिनिश्ड होने लगेगा, ये डिक्रीज होने लगेगा। तो दिस इज योर कर्व फॉर टोटल प्रोडक्ट, ओके। हाँ, अब बात करते हैं व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? तो एवरेज प्रोडक्ट का मैंने फॉर्मूला बताया, टोटल प्रोडक्ट को अगर हम लेबर के साथ डिवाइड करें तो आपका क्या देगा? वो एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका अगर हम कर्व देखें, व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कर्व, तो इसका शेप हम उसी कर्व में बताते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसी कर्व में हम आपका, इसी में आपको बताते हैं। तो एवरेज प्रोडक्ट कर्व कैसा बनेगा ये आपका? ये कुछ टोटल प्रोडक्ट कर्व से नीचे ही रहेगा। नहीं, अभी भी नहीं। तो ये कुछ आपका आ गया एवरेज प्रोडक्ट कर्व। दिस इज योर एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब एवरेज इनिशियली तो है वो इंक्रीज हो रहा था, आउटपुट इंक्रीज, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपका क्या डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? आपका कॉन्सेप्ट यूज है व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन लेबर, ओके। वन, तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन व्हाट? लेबर। तो इसे क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व कैसा होता है, तो आपका अगर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो ये आपका इनिशियली टीपी के साथ मिला हुआ, ठीक है, इनिशियली। फिर ये आपका, ठीक है। सो ये आपका जो है वो शेप है किसका? मार्जिनल प्रोडक्ट का, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये तीन कर्व है और तीनों का ऐसा शेप है, आप देख सकते हैं। अब यहां से क्या निकल करके आता है वो समझ करके आना। तो हम तीन स्टेज लेंगे, इसके अंदर हम तीन स्टेज की बात करेंगे। तो स्टेज नंबर जो वन होगा, वो वन स्टेज होगा जहां पर ये एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो गया है, इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मैक्सिमम। तो पहला स्टेज नंबर वन, इस रीजन को हम मार्क करेंगे स्टेज नंबर वन, ठीक। स्टेज नंबर टू हम लेंगे जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो गया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जहां पे जीरो हो गया, यूरो स्टेज नंबर टू। इसे अगर आप देखें, तो ये आपका हो गया स्टेज नंबर टू, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेज नंबर थ्री, बाकी जो बच गया वो तीसरा स्टेज, ठीक है। अब हर एक स्टेज के अंदर देखेंगे कि क्या है, क्या रीजन है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं मैं स्टेज नंबर वन की, स्टेज नंबर वन, तो स्टेज नंबर वन में क्या है देख सकते हो,
टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिवली स्लोप, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिवली स्लोप, एवरेज प्रोडक्ट पॉजिटिवली स्लोप। गेटिंग माय पॉइंट? तो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, सारा कोई जो है वो पॉजिटिवली स्लोप है। और इस स्टेज के अंदर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कहा इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और वो रीच मैक्सिमम। ठीक है, एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो पहले स्टेज के अंदर आपका क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो आपका व्हाइट लाइन है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम, वो मैक्सिमम के पास आपका पहुंचा, दिस यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, फिर उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका स्टेज नंबर 1। अब सारा चीज आपका इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मीन्स क्या, आपका इस रीजन के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। मतलब अगर एक लेबर को आप एम्प्लॉय करते हैं तो उससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो पॉजिटिव है। ठीक है ना? तो इसलिए, क्योंकि सारा आपका पॉजिटिवली रिलेटेड है, सारा पॉजिटिवली स्लोप्ड है, दैट्स व्हाई इन दिस रीजन स्टेज नंबर 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कि एक फैक्टर को अगर एम्प्लॉय करेंगे तो आपको रिटर्न जो है वो ज्यादा प्रोवाइड करेगा। गॉट इट? अब व्हाट आर द रीजन, क्या रीजन है ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर का? क्यों? पहला, क्योंकि इनिशियल जब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन तो कम वर्कर होते हैं, तो कम वर्कर होने के कारण क्या, स्पेशलाइजेशन, जिस चीज में वो स्पेशलाइज्ड है उस काम में उनको लगाते हैं, तो स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगा इनिशियली। ठीक है, फिर क्या, जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है उसका हम क्या अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, लाइक लैंड। तो लैंड का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इनिशियली जब स्टार्ट हुआ है कंपनी, तो फिक्स्ड फैक्टर का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन, फिक्स्ड फैक्टर इज इफेक्टिवली इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। ठीक है, और क्या, क्योंकि अगर बात करते हैं शॉर्ट रन के अंदर या स्टार्टिंग जब प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट स्टेज के अंदर, तो हम फैक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल होते हैं, वो साथ ही यूज आते हैं। गेटिंग? तो हमें ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो इस कारण तीसरा भी हम लिख सकते हैं, दैट इज इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। ठीक है, सो दिस आर थ्री रीजन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल इन स्टेज नंबर 1। आपको डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन के अंदर पूछ देंगे, बताइए स्टेज नंबर 1 के अंदर क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट, कि एमपी इंक्रीजेस या एमपी डिक्रीजेस, एमपी जीरो पे चला जाता है, या वो आपको डायरेक्ट ऐसे स्टेज नंबर 1 करके आपको क्वेश्चन दे देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको याद रखना है कि स्टेज नंबर 1 के अंदर सारा इंक्रीज होता है, जो एमपी है वो मैक्सिमम के पास पहुंचता है, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम, दिस ए पॉइंट रिप्रेजेंट जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम, उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, एनी डाउट? सो देयर आर थ्री रीजन। पहला है कि इनिशियली जब किसी को एम्प्लॉय करते हैं कंपनी, जब इंक्रीजिंग आउटपुट अगर इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि वर्कर जो है वो स्पेशलाइज्ड होंगे। मतलब जो काम में, जैसे अगर कोई वर्कर अलग अलग काम करे, ठीक है ना, एक एक अगर कोई बिस्किट बनाना है, ठीक है, तो एक, या फिर क्लॉथ बनाना है, तो एक क्लॉथ का अकेला वर्कर जो है वो बना रहा है, वो दे रहा है। या दूसरा तरीका हो सकता है कि एक कपड़े को काटे, दूसरा कपड़े को धोए, तीसरा स्टिचिंग करे, चौथा उसको पैकेजिंग करे। तो ये जो प्रोसेस है इसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। गेटिंग? और ये ज्यादा तेजी से आउटपुट को इंक्रीज करेगा, वही टाइम के अंदर वही लेबर के थ्रू ज्यादा, दैट इज नोन एज स्पेशलाइजेशन। ठीक है, फिक्स फैक्टर का इफेक्टिवली यूटिलाइज, मीन लैंड अगर फिक्स्ड फैक्टर है तो आपको आउटपुट आपका इस फेज के अंदर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो लैंड है उसका अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट जो बना सकते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर का मतलब है कि हम जो फैक्टर है हमारे पास, लाइक लेबर, लाइक मशीन, तो मशीन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। मशीन हमने एक बल्कि अमाउंट में खरीद लिया,
ठीक है। और वही हमारा जो है, अगर 10 यूनिट भी हमें चाहिए उसी मशीन से, 100 यूनिट भी चाहिए बस उसी मशीन से। दैट्स वाई यहाँ पर आपका प्रोडक्शन या इंक्रीजिंग रिटर्न है। गेटिंग माई पॉइंट स्वरा? गेटिंग? आगे बढ़े। Yes, sir. सो नाउ स्टेज नंबर 2। नाउ मूव टू स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्टेज नंबर 2 को गौर से देखिए, क्या क्या हो रहा है स्टेज नंबर 2 के अंदर। पहला चीज, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन। और ये कहां पर रीच कर गया? जीरो के लेवल पे। ये क्या है? जीरो लेवल। ये आपका वर्टिकल एक्सिस पे आपका प्रोडक्ट है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नंबर ऑफ लेबर है, यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये आपका रीच कहाँ कर गया? जीरो लेवल पे। सेकेंड स्टेज के अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? डेट इज डिक्रीजिंग रेट पे है। ठीक है, पहला। दूसरा, जो एवरेज प्रोडक्ट है सेकेंड स्टेज के अंदर, वो भी क्या हो रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट के कम होने के कारण एवरेज प्रोडक्ट भी धीरे धीरे डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गया है। गेटिंग? तो एवरेज प्रोडक्ट भी स्टेज नंबर 2 के अंदर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया ड्यू टू मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। ओके। ओके, टोटल प्रोडक्ट में क्या है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, बट जो इंक्रीज करने की गति थी वो धीरे हो चुकी है। गेटिंग? जो पहले इंक्रीज कर रहा था बिल्कुल ऐसे, अब थोड़ा सा ये ऐसे झुक गया। ठीक है ना, ये हल्का सा बेंड कर गया। तो यहां पर देख सकते हो ये आपका इंक्रीज कर रहा है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट अब क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? और आपका कहां पर जाकर के एंड होता है? जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जीरो है, वहां पर आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम। क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखने की, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम कहां पर होती है? जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है। और कौन सा स्टेज के अंदर? स्टेज 2 के एंड में। गेटिंग? तो ये स्टेज 2 हुआ, फिर से मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। और एंड जहां पर हो रहा है स्टेज नंबर 2, वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है और जहां पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम रीच कर गया है। ओके। तो इसे अब हम स्टेज नंबर 2, इसके अंदर क्या है कि अंडर दिस स्टेज एमपी एंड एपी डिक्रीजेस। एमपी और एपी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इस स्टेज के एंड में, इन द एंड ऑफ दिस स्टेज वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम जीरो एंड इट लीड्स टू टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है। ओके। और इस स्टेज को क्या कहते हैं? वहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं, इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। डिमिनिशिंग। इंक्रीज कर रहा है टोटल प्रोडक्ट, आउटपुट तो बढ़ रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है। बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन, एपी डिक्लाइन, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो व्हाट आर द रीजन? क्या रीजन है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर होने का? तो पहला रीजन ये है कि स्कार्सिटी एंड इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। दूसरा है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फैक्टर। इसका मतलब क्यों आपका डिमिनिशिंग है? क्योंकि रिसोर्स जो है आपका अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, वो स्केयर है, वो लिमिटेड है। इसलिए आपका वही रिसोर्स को आप बार बार यूज कर रहे हैं, वही कैपिटल लाइक मशीन को यूज कर रहे हैं, तो उसका धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होते जाएगी। दैट्स वाई वो डिमिनिश आपको आउटपुट प्रोवाइड करने लगेगा। हाँ, पहले एक लेबर अगर एम्प्लॉय करते थे तो 10, सपोज 10 प्रोडक्शन करता था, फिर 20 किया, फिर 30 किया। बट आफ्टर सर्टेन टाइम वो क्या होगा कि ये 40 के बाद क्या होगा कि वो 49, ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे तो 58,
फिर नेक्स्ट करेंगे तो 65। तो इस तरीके से वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि और हम मशीन स्केयर भी है, ये भी नहीं कि अनलिमिटेड अमाउंट में मशीन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, रिसोर्सेज, दैट्स इंडिविजिबिलिटी। पिछली बार बोला था कि फैक्टर को हम इन डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, दैट्स वाई आपका डिमिनिशिंग। नेक्स्ट वन इज योर सब्स्टिट्यूट, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब है कि अगर फैक्टर है लाइक कैपिटल है या लेबर है, तो लेबर की जगह पे हम इस फैक्टर को किसी और भी फैक्टर से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो उसकी जगह पे हम इंप्लॉय कर लेते, ठीक है ना, उसकी जगह पे ले आते और प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते। बट हम सब्स्टिट्यूट, दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं हम फैक्टर को। दैट्स व्हाई दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ओके, सो दिस इज योर स्टेज नंबर 3, जहां पर आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर होते हैं। लेट्स कम टू स्टेज नंबर 4, सॉरी स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3, लेट्स सी स्टेज नंबर 3 में क्या हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश्ड हो रहे हैं, मींस नेगेटिव, ये डिक्रीज हो रहा है। एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव के अंदर है। गेटिंग? जब मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव के अंदर है, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन कर रहा है और टोटल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो ये आपका स्टेज 3 के अंदर है। कि अगर मैं बात करूं, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, निगेटिव। एवरेज प्रोडक्ट क्या कर रहा है, डिक्लाइन। टोटल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, डिक्लाइन। ओके, हाँ। अब इस स्टेज को हम कहेंगे क्या, क्योंकि सभी चीज देखो निगेटिव है, डिक्लाइन है, तो हम इस स्टेज को कहते हैं निगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। निगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। क्यों? क्योंकि एमपी निगेटिव होने के कारण टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है। गेटिंग? इस स्टेज के अंदर एमपी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव है, दैट्स व्हाई टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग। ओके, व्हाट आर द रीजन? क्या रीजन है नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर का? मतलब अगर अब अगर हम एक एक्स्ट्रा फैक्टर को एम्प्लॉय करते हैं तो हमारा क्या, हमारा नेगेटिव, मतलब कम आउटपुट हमारा प्रोड्यूस होगा। गेटिंग? तो उस फैक्टर से हमें कम आउटपुट प्रोडक्शन मिलेगा, जितना हमारा कॉस्ट लग रहा है उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो व्हाट आर द रीजन? तो रीजन ये है कि हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, वेरी नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। गेटिंग माई पॉइंट? इस कारण उसका एक मैक्सिमम क्षमता है कि उतना तक उसका यूज आ सकता है। उसके बाद अगर यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसका प्रोडक्टिविटी और कम होती जाएगी और निगेटिव के अंदर चली जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स वाई आपका नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर is in excess of fixed factor, मीन्स वेरिएबल फैक्टर क्या है, लेबर। तो लेबर जो है वो एक्सेस है, फिक्स्ड फैक्टर कैपिटल। तो लेबर एक्सेस में अवेलेबल था, तो फर्म ज्यादा लेबर का यूज कर रही है, बट प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने लगा, ये दैट्स व्हाई नेगेटिव रिटर्न टू स्केल। ओके, तो अगर बात किया जाए कि मोस्ट ऑप्टिमम स्टेज कौन सा है, कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मोस्ट ऑप्टिमम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कौन है, तो वो स्टेज नंबर 2 है। विच स्टेज नंबर 2? क्यों? क्योंकि यहां पे स्टेज नंबर 2 में आपका क्या है कि टोटल प्रोडक्ट जो है रीचेस मैक्सिमम। व्हाट? मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या है, ये बेस्ड है, ऑप्टिमम स्टेज है, दैट इज स्टेज नंबर 2। सो दिस इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट related to law of variable proportion, yes or no? Are you getting, are you getting everyone, yes or no? Yes. Yes. सो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसी भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, इससे टीपी, एमपी, एपी स्टेज 2 पूछते हैं कि एमपी जो
बेसिक क्वेश्चन है वो है कि जब एमपी का वैल्यू 0 होगा तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ पर होता है। तो आपको पता हो जाना चाहिए जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है। किससे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बस, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड। हमने शॉर्ट रन की बात कर ली, शॉर्ट रन लॉ। अब हम लॉन्ग रन लॉ की बात करते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे इसे, लॉन्ग रन लॉ, क्योंकि पहले भी इसके ऊपर इसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग रन लॉ की क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसके अंदर क्या होंगे कि जितने भी फैक्टर होंगे, क्योंकि लॉन्ग रन का ये लॉ है, तो ऑल फैक्टर आर क्या? वेरिएबल। ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के अंदर क्या है कि हम इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं लॉन्ग रन के अंदर। हम इनपुट को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं लॉन्ग रन के अंदर। तो हो सकता है कि इनपुट जितना इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही आउटपुट इंक्रीज हो जाए, राइट। तो अगर ऐसा केस है जितना इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं उतना आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। व्हाट? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है। अगर आपका कर्व के थ्रू हम आपको रिप्रेजेंट करें, ये कैपिटल, ये लेबर, ये आपका कोई कर्व ओरिजिन से हमने रेफरेंस ले लिया, ये आपका आइसोकॉन्ट। अगर हम इंक्रीज करें, इनपुट को इंक्रीज किया, देख सकते हो, तो आपका आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो गैप है दोनों इंडिफरेंस कर्व के बीच में, वो सेम रहेगा। गॉट इट? तो इस तरीके से हम कहेंगे ये क्या है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। ओके, नेक्स्ट वन इज योर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल किसे कहते हैं? कि हम इनपुट को तो इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, लॉन्ग रन के अंदर। तो हो सकता है इनपुट जितना इंक्रीज हो रहा है उतना आउटपुट इंक्रीज करे, तो उसे कहते हैं कांस्टेंट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनपुट हम इंक्रीज कर रहे हैं बट आउटपुट उतना तेजी से इंक्रीज नहीं करे। आउटपुट इंक्रीज हो लेकिन कम तेजी से इंक्रीज। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ऐसा केस है कि जो प्रोपोर्शन इनपुट इंक्रीज का है वो ज्यादा है देन आउटपुट इंक्रीज का, आउटपुट की चेंज का, तब हम इसे कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। व्हाट? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसे अगर हम यहाँ आपको शो करें, दिस इज योर रेफरेंस, सॉरी, और ये आपका आइसोकॉन्ट। तो ये अब आप देख सकते हो कि इसके बीच का जो आइसोकॉन्ट का डिफरेंस है ना, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंस है आइसोकॉन्ट के बीच का, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। मीन्स कॉस्ट आपका जो है वो इंक्रीज ही होता चला जाएगा जैसे जैसे आप आउटपुट को इंक्रीज कर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आइसोकॉन्ट का इंक्रीज होते चले जाएगा जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे ओरिजिन से। गेटिंग माय पॉइंट? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में। नेक्स्ट वन इज योर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है? हम इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं और उससे ज्यादा अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाए, अगर उससे ज्यादा हमारा अगर आउटपुट इंक्रीज हो जाए, तब हम इसे क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं, राइट। हाँ, फिर उसके बाद अगर इसका कर्व हम ड्रॉ करें, अगर कर्व को हम ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका क्या है? ये आपका रेफरेंस लाइन है, राइट। अब आइसोक्वांट, दिस इज योर आइसोक्वांट कर्व, इनिशियल वन। फिर आपका आइसोक्वांट कुछ ये है, फिर आइसोक्वांट आपका क्या कुछ ये होगा, फिर आपका कुछ ये होगा। तो द डिस्टेंस जो आइसोक्वांट के बीच का है वो डिक्रीज होते जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? कि डिस्टेंस जो है इंक्रीजिंग में
वो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है आइसो पॉइंट के बीच का वो इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे मैं ओरिजिन से दूर जाएगा। गेटिंग? और कांस्टेंट में क्या कांस्टेंट रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू आइसो पॉइंट। गेटिंग? तो ये आपका लॉन्ग रन और ये आपका शॉर्ट रन का डिस्क्रिप्शन रहा। एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? एनीवन? एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? No, sir. ओके, राज, एनी डाउट? हाँ जी, नहीं नहीं। नो। तो ओके, तो हम आपको अब कुछ कॉस्ट कर्व का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ आपको एडिशन कर लेना है। जो मैंने आपको बताया है उसमें कुछ चीजें आपको एडिशन कर लेनी है। सबसे पहली चीज कॉस्ट कर्व के अंदर आपको इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हमने कॉस्ट कर्व के अंदर पढ़ा कि टोटल दैट इज एवरेज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व यू शेप के होते हैं लाइक दिस। इतना भी यू नहीं बना लेना है। ठीक है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो होते हैं वो यू शेप के होते हैं। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा डिक्लाइन होते रहते हैं, हमेशा ये ओरिजिन को टच नहीं करेगा बट हमेशा डिक्लाइन होते रहेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग होता है कि आप लेबर को एम्प्लॉय करते जाइए आपका कॉस्ट इंक्रीज होते जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉजिटिवली स्लोप। ठीक है, एवरेज मार्जिनल दैट इज मार्जिनल कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। ये आपका क्या है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या है आपका धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है, ये भी पॉजिटिवली स्लोप होता है। गेट इट? तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा मिनिमम पॉइंट पे। कहां पे मिनिमम एटीसी के ऊपर आकर के इंटरसेक्ट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। दिस इज नो आई, इसी को क्या कहते हैं इफिशिएंट स्केल। व्हाट? इफिशिएंट स्केल। ठीक है, इधर टोटल कॉस्ट है नीचे में क्वांटिटी आपकी हो गई। तो जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करे वो मिनिमम पॉइंट होगा हमेशा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व का। गॉट इट? हाँ, तो पहला आपका कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। ये आपका क्या है मार्जिनल कॉस्ट। तो जो भी एरिया मार्जिनल कॉस्ट कर्व के नीचे है, नीचे वाला एरिया ये, ठीक है, जो भी ये अगर एरिया लेते हैं जो ये नीचे है मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो एरिया नीचे है वो सारा एरिया जो होगा वो क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट। क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट। वन लाइनर आपको याद रखना है, ये एरिया क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट। गॉट इट? तो द एरिया, एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, द एरिया अंडर एमसी कर्व गिव वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। गॉट इट? हाँ, तो ये चीज आपको याद रख लेनी। नेक्स्ट थिंग, फिर से जो मैंने बोला एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, एवरेज कॉस्ट कर्व जो है रीचेस इट्स मिनिमम, मिनिमम वेयर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो होगा वो कहां पर मिनिमम होगा जहां पर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मतलब जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। गॉट इट? हाँ, अगर दो प्लांट है, अगर दो प्लांट, सपोज आपके पास दो कंपनी है, दो प्लांट है, एक बिहार में एक आपका यूपी के अंदर है। ठीक है, बिहार में तो प्लांट है भी नहीं, लेट सपोज कि एक बिहार के अंदर है एक यूपी के अंदर है। तो
दोनों प्लांट का अपना कॉस्ट होगा, अपना मार्जिनल कॉस्ट होगा दोनों प्लांट का, राइट? तो लेट सपोज दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट नंबर 1 का मार्जिनल कॉस्ट कब रिप्रेजेंट हो रहा है? ये मार्जिनल कॉस्ट जो है वो प्लांट नंबर 2 का, ठीक है? ये सेकेंड प्लांट का। अब हमें अगर चाहिए कि कितना हमारा ऑप्टिमम नंबर कितना प्रोड्यूस होगा, कौन से प्लांट में कितना आउटपुट बनेगा, उसको हम कैसे पता करेंगे? उसको हम पता करेंगे कि दोनों प्लांट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम क्या निकालेंगे, दोनों को मिला करके दिस इज योर टोटल मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एमसीस, ठीक है? अब इस मार्जिनल कॉस्ट पे लेट सपोज दिस इज योर ऑप्टिमम अमाउंट, ये हमारा क्या है, ऑप्टिमम अमाउंट। इस मार्जिनल कॉस्ट पे हम क्या करेंगे, यहां से देख सकते हो, ऐसे लेके अगर हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करें तो जो सेकेंड वाला है उसके अंदर आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा, Q2। जो फर्स्ट वाला है जहां पे इंटरसेक्ट किया, कितना प्रोड्यूस होगा, Q1। गेटिंग माय पॉइंट? तो एमसी देख सकते हो इसका हायर है, मींस क्या, हायर कॉस्ट है इसके अंदर, हायर कॉस्ट। ज्यादा अगर इसमें महंगा पड़ रहा है तो क्या, हम कम आउटपुट बनाएंगे। यहाँ पर एमसी लोअर है, स्टीपर है, थोड़ा सॉरी फ्लैटर है, तो यहाँ पर आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो। तो हमारा ऑप्टिमम क्या होगा, ऑप्टिमम कब तक हम करेंगे कि अच्छा ये दोनों प्लांट के अंदर अगर इस प्लांट का मार्जिनल कॉस्ट अगर ज्यादा है देन MC2, तो हम प्रेफर करेंगे कि प्लांट 2 के अंदर प्रोडक्शन हो, राइट? कि अगर कॉस्ट जो है वो 1 का ज्यादा है देन 2, तो हम क्या कहेंगे कि सेकेंड के अंदर प्रोडक्शन करो। अगर आपका मार्जिनल कॉस्ट अगर सेकेंड वाले प्लांट का ज्यादा है, सेकेंड वाले प्लांट का, तो हम कहेंगे फर्स्ट में प्रोडक्शन करो। तो ऑप्टिमम कहां पर होगा, जहां पर दोनों का मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो। हम इंडिफरेंट नहीं कर पाए कि कौन सा प्लांट अच्छा है। दोनों प्लांट का जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाए, दैट इज योर ऑप्टिमम। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज योर सम अदर टॉपिक। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे कॉस्ट का बहुत ही अच्छे तरीके से, कॉस्ट मिनिमाइजेशन कहां पर होगा, कहां पे इक्विलिब्रियम, सारा चीज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। गॉट इट?